हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बताते थे मुझे और लाइव में मुझसे कहा करते थे कि भाई सिनेमा को लेकर के, मूवीज़ को लेकर के एक अलग चैनल बनाओ। तो फाइनली आप देख सकते होंगे नीचे सब्सक्राइब बटन जहाँ पे आता है, चैनल का नाम जहाँ पे आता है, वहाँ पे चैनल टैग कर दिया गया है। पुलकित त्यागी सिनेमा के नाम से सिनेमा सेंट्रिक नया चैनल बन चुका है। जितनी भी पॉलिटिकल सोशल संबंधित वीडियोस हैं या पॉलिटिकल सटायर हैं, सोशल सटायर हैं, वो सब इस चैनल पर डलेंगे। उस चैनल पे डेडिकेटेड सिनेमा रिलेटेड कंटेंट डलेगा। मूवी थ्योरीज, मूवी रिव्यूज, सिनेमा को लेकर के जो रोस्ट होंगे, सटायर होंगे, वो उस चैनल पर डलेंगे। सिनेमा को लेकर के लाइव जो भी होंगे वो मैं उस चैनल पर डालूंगा। तो जितने भी लोग सिनेमा को लेकर के एंथुजियास्टिक हैं और जो चाह रहे थे कि मैं अलग चैनल बनाऊं, तो जा करके नीचे क्लिक कीजिए। नीचे जहां चैनल का नाम आता है वहां पे पुलकित त्यागी सिनेमा के नाम से आपको दूसरा चैनल दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हाल ही में 1 या 2 दिन में उस पर नई सीरीज यानी कि डायरेक्टर सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं। अलग अलग डायरेक्टर्स के, पहले बॉलीवुड से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे करके इंटरनेशनल भी जाएंगे। कई डायरेक्टर्स कवर करने हैं, उनकी स्टोरीज और क्या उनकी यूनिकनेस है, ये सीरीज में बहुत समय से शुरू करने वाला था। उस चैनल पर सबसे पहले ये डलेगी और सबसे पहले एक नहीं बताऊंगा नहीं किस डायरेक्टर के बारे में डलेगी, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकल कंटेंट, सोशल कंटेंट उतना पसंद नहीं करते हैं, सिनेमा सेंट्रिक बात पसंद करते हैं या उस तरीके का चैनल, उस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उनको ये चैनल आप जरूर रिकमेंड करें। अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो भी आपका सोशल मीडिया है, भाई चैनल फैला दो। जितना जल्दी चैनल ग्रो करेगा, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप थंबनेल देख के, टाइटल देख के थोड़ा सा समझ गए होंगे वीडियो किस बारे में होने वाला है, लेकिन पूरा नहीं समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा सीरियस है और थोड़ा सा वही हिपोक्रेसी एक्सपोज करने वाला भी है। वो कहते हैं ना कि जहाज जब डूबने लगता है तो चूहे भागने लगते हैं, या इसे उल्टा कहा जाए कि कुछ लोग जब जहाज खुद डुबाने का विचार बना लेते हैं तो कुछ समझदार लोग सोचने लगते हैं कि भाई जब हमारा इस जहाज पे कोई काम ही नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा कि जहाज कैसे चलाना है, हम कोई चीज बताते हैं तो सुनी नहीं जाती, तो भाई हम कम से कम अपनी जान तो बचा लें। ये डूबते जहाज के साथ हम क्यों डूबे? किसी भी तरह इस चीज को देखा जा सकता है। के अन्नामलाई बहुत पॉपुलर लीडर थे, हैं भी। पिछले कुछ सालों में बहुत उनका कद बढ़ा था, उनका नाम बहुत हुआ था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस उनका बहुत बढ़ा था। लगभग 3 महीने के आसपास हो गए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। इनकी शुरुआत कैसे हुई थी? ये एक आईपीएस थे, यानी कि सिविल सर्वेंट थे। उसके बाद ये राजनीति में आते हैं। पहले शायद 1-2 और लोकल पार्टीज हैं उनमें रहे, उसके बाद फाइनली इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। आपको याद होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अन्नामलई की तारीफों के पुल बांधे जाते थे। बीजेपी का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, फ्यूचर पीएम है, बहुत कुछ कहा जाता था। पढ़े लिखे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती थी। आईपीएस हैं, देश के बारे में, दुनिया के बारे में जानता है ये व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि गली से उठ करके नेता बन गया। जाने क्या क्या बातें कही जाती थी। पिछले दिनों उन्होंने रिजाइन कर दिया बीजेपी से। अब या तो बहुत से लोग उन्हें गद्दार बता रहे हैं, वो जो बीजेपी के टट्टे हैं, उनके चटुए हैं, या फिर उनकी तारीफों के पुल बांधने वाले वो सब शांत है, सुमड़ी में पड़े हैं। उस समय तमिलनाडु इलेक्शन के समय, अभी 2026 में, उससे पहले जब पैसा मिला था तो वीडियोस भी बनी थी, ट्वीट भी किए गए थे। आज अन्नामलई में किसी को फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है, सब चुप हैं। क्यों भाई? ये बंदा तो वही है, बस किया क्या है इसने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। वो नेता भी वही है, उसका विजन भी वही है, वो उतना ही पढ़ा लिखा है, बस उसने उस पार्टी से अपना थोड़ा सा किनारा कर लिया है। अब वो प्रॉपर एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं हो गया है, फिर भी वो बहुत सारी विचारधारा के लेवल पे, विचारों के लेवल पे पार्टी के साथ है, बस उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। उसकी वजह क्या है? बहुत सी उसकी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं। हालांकि इस पूरे मैटर की जो बहुत से लोग, चाहे शहजाद पूनावाला हो गए, के अन्नामलई हो गए, ये लोग जो भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा के काइंड ऑफ आइडियोलॉजी से रिलेट भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इस पर कई तो मजेदार थ्योरीज आ रही है कि भाजपा इन्हें खुद ही लेट लूज कर रही है, कि जो सेंसिबल लोग हैं, जिनको हम प्रॉपरली अपने में मिक्सअप नहीं कर सकते, उनके विचार पूरे नहीं मान सकते, तो इनको अभी ना छोड़ दो पब्लिक में, कि जाओ तुम जाओ, एकदम छुट्टे सांड जिसे कहते हैं वो हो जाओ, और एक तरीके से हमारी ओपोजिशन का काम करो, ओपोजिशन को डेड कर दो। मतलब सत्ता भी हम चलाएंगे और ओपोजिशन में भी इनडायरेक्टली हमारे ही लोग होंगे, जब भी मन करेगा हम तुम्हारा पुनः विलय कर लेंगे। तो एक तो ये बहुत मजेदार थ्योरी है। कुछ नॉर्मल सी स्पेकुलेशन जैसे अन्नामलई के बारे में है कि 2026 असेंबली इलेक्शन जो थी तमिलनाडु के, उसमें बीजेपी और एआईडीएमके ने कोलिजन कर लिया था। उसके बाद भी वो लोग हार गए थे। इस कोलिजन से अन्नामलई खुश नहीं थे। ये कहा जा रहा था कि भाई वो ग्राउंड पे काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि बीजेपी अकेली लड़े, पर बीजेपी को ऐसा नहीं लगा। उनको लगा कि भाई कुछ तो सीटें निकालनी है, अकेले लड़े तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक ये स्पेकुलेशन था कि इससे अन्नामलई थोड़े से नाराज थे। एक भाजपा के लोगों का कहना था, खास करके ये इनके टट्टों का कहना था
कि अन्नामलई अपने लेवल पे कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बस वो अच्छा बोल सकता है, उसको सेंस है, वो आईपीएस रहा है, लेकिन वो अपने लेवल पे चुनाव नहीं जीत सकता। अपनी भी सीट वो बंदा हार गया था, ये भी कह रहे थे इनके थोड़े से चटुए। तीसरा जो सबसे मजेदार स्पेकुलेशन था वो वहीं से कहीं ना कहीं रिलेट होता है, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया है कि अन्नामलई को बीजेपी ने जान करके लेट लूज किया है। क्यों? क्योंकि भाजपा भी एक लेवल पे समझ गई थी कि तमिलनाडु जैसे राज्य में या साउथ के और भी राज्यों में नॉर्थ साउथ की पॉलिटिक्स करे बिना, भाषा की राजनीति करे बिना वो राज्य आप जीत नहीं सकते। खास करके तमिलनाडु जीतना संभव नहीं होगा। थोड़ा सी लेवल पे आपको करनी पड़े, लेकिन आपको भाषा की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। तो आपने अन्नामलई को लेट लूज कर दिया कि जाओ तुम अपने दम पे खेलो, रिजाइन कर दो। और उसके बाद आपको याद होगा अन्नामलई के कुछ ट्वीट्स भी आए थे जिसमें उन्होंने भी नॉर्थ साउथ करना चाहा था कि यहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है और ये यूपी बिहार के लोग या नॉर्थ इंडियंस इस तरीके की चीज करते हैं। उनके ट्वीट से ये दिखा, तो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी छोड़ते ही ये आदमी ऐसा हो गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये भाजपा की ही चाल है कि भाई उसको थोड़ा सा नॉर्थ साउथ भाषा की पॉलिटिक्स करने दो, ये करके वो जन समर्थन इकट्ठा कर लेगा और अगली बार जब चुनाव होंगे हम उसको अपने में ले लेंगे। लेकिन ये पूरी वीडियो इस टॉपिक के बारे में नहीं है, ये तो भूमिका थी। ये किस बारे में है कि बीजेपी के जो टट्टे हैं ना, सो कॉल्ड, ये इनके चुनचुड़े जो घूमते रहते हैं, ये हर किसी को जो गद्दार, फ्रिंज एलिमेंट, फॉरेन एजेंट, सोरोस फंडेड, विदेशी फंडेड, चीन का, अमेरिका का दलाल, ये जो टैग कर देते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके ही पुराने साथी बोल रहे हैं, अन्नामलई जैसे ही। जी हाँ, के अन्नामलई ने हाल ही में इंडिया टुडे राउंड टेबल में भाग लिया, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया। वहां पे उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो शायद बीजेपी को कड़वी लग सकती हैं, उनके समर्थकों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन उनमें बहुत लेवल पे सच्चाई है। वो तथ्य थूक के गए हैं वहां पे। फॉरेन एजेंट का जो एक टैग लगाया जाता है, इस पे अन्नामलई ने कहा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वहां तक चीजें पहुंची। CJP happened. Yes, it happened. It's very unfortunate what happened. When I mentioned, please talk, everybody pounced on. You went to Oxford. You become a foreign agent. उससे पहले ही बातचीत हो जानी चाहिए थी, आप उनसे बात तो करते। अन्नामलई कहते हैं कि जब मैंने बात करने को कहा तो मुझे दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने फॉरेन एजेंट बता दिया। क्यों बता दिया भाई? क्योंकि अन्नामलई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम किया था, तो ये बंदा फॉरेन एजेंट हो गया। बताओ, अब इस प्रोग्राम की सच्चाई तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप मॉडस ऑपरेंडाई पूरा जान लीजिए कि ये क्या होता है। देखो, मुसलमानों के लिए तो सेट है, फिर चाहे वो तुम्हारे ही अपने मुसलमान हो, शहजाद पूनावाला जैसे, या उसका भाई तहसीन पूनावाला, जो भी कोई लॉजिकल मुद्दा कभी उठा देगा या कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी लकड़ी उठा देगा जो चुभने वाली होगी, उसी दिन मुसलमान बंदा हुआ तो उसे जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, कुछ भी टैग कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप हिंदू हो तो आप कोई जिहादी तो बोल नहीं सकते। और अगर आप भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, कोई लॉजिकल बात कर रहे हो, पार्टी में रहकर ही पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, या फिर आप फिर बाद में पार्टी छोड़ देते हो, तो भाई आप पे विदेशी एजेंट का टैग लगता है। यह भी मैं नहीं कह रहा, पूर्व भाजपा नेता के अन्नामलई ही बोले हैं। When you genuinely criticize BJP, there are so-called influencers from Delhi. Immediately they give you a label called you are a foreign agent. और यही नहीं, और भी कई सेंसिबल बातें बोला है ये आदमी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाजपा को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए ही नहीं। एक वो एटीट्यूड होता है ना कि हम बेस्ट हैं, हमारे महामानव बेस्टेस्ट हैं, हमारी सरकार बेस्टम बेस्ट है, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, ना कभी हुआ है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति, बाकी सब पार्टियां देशद्रोही हैं। ये वाला सबसे मजेदार चलता है। मैं तो कहता हूं भाई कि इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दो ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन डालो कि ये सब तो देशद्रोही पार्टियां हैं, इन्होंने तो यहाँ पे मेमोरेंडम साइन कर रखा है, इसके साथ इन्होंने ये साइन कर रखा है, वो साइन कर रखा है, इस चीनी पार्टी के साथ इन्होंने ये साइन किया MOU, तो भाई इनको देशद्रोही टैग करो और इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराओ। देशद्रोही लोगों को चुनाव कैसे लड़ने दे रहे हो? नहीं, ये नहीं किया जाएगा। अपने सोशल मीडिया के टट्टों से बातें बुलवाते रहेंगे, पब्लिक में ये सब डालते रहो मवाद, क्योंकि खुद आप वोट अबाउटरी कैसे करोगे? अगर इनको हटा दोगे तो इन सब के बिना आप जीतोगे कैसे? वो कहते हैं ना कि बैटमैन है तो जोकर है, जोकर है तो बैटमैन है, एक दूसरे के लिए बने हैं। अब बताता हूं आपको अन्नामलई के ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम का सच। I did a program in Oxford. Yes, same program Piyush Goyal ji did it. Anupriya Patel did. CJP protesters, you have a conversation. People call me a stooge. जी हाँ, उसी प्रोग्राम में पीयूष गोयल भी जाते हैं, जो अनुप्रिया पटेल हैं, जो भाजपा से जुड़ी हुई है जिसकी पार्टी, वो भी जाती हैं। ये सब देश प्रेमी है। बस अन्नामलई देशद्रोही हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि वो भाजपा का नहीं है ना। तो जो पूरी फॉरेन एजेंट का टैग लगाने की प्रथा चल पड़ी है, ये अपने ही नेताओं के, अपने एक्स नेताओं के लिए सीमित नहीं है। आगे उन्होंने और लॉजिकल बात कही है ना, सीजेपी से उन्होंने इस मुद्दे को भिड़ा करके बताया कि कैसे जो सीजेपी का मुद्दा था, ये सब हुआ, ये आंदोलन हुआ, ये आपने होने दिया। आप पहले ही छात्रों से बात कर लेते भाई, नहीं, आपने पूरा आंदोलन चलने दिया। क्यों? तब आप अपने सोशल मीडिया के टट्टों से, इन छर्रों से कहलवा रहे थे कि ये देशद्रोही हैं, ये विदेशी एजेंट हैं, इनके पास सोरोस की फंडिंग है।
बाद में जब सीजेपी ने, इन छात्रों ने तुम्हारी खाल खींच के उसमें भुस भर दिया, तुम्हारे बक्कल तोड़ डाले, फिर तुम्हारे नड्डा जी वही सोनम वांगचुक को सूप पिला रहे थे। किस सोनम वांगचुक को? जिसको तुम्हारे आईटी सेल ये चीनी एजेंट, सोरोस एजेंट, सीआईए का एजेंट बताते थे। उसी सौरव दास के साथ तुम्हारे नड्डा जी, तुम्हारी पार्टी के नेता हाथ मिला रहे थे, उनसे डील कर रहे थे, जिन्हें तुम्हारे आईटी सेल ये जिहादी, फसादी, आतंकवादी, उमर खालिद का दोस्त बताते थे। वैसे उमर खालिद के पुराने दोस्तों के भाजपा से कैसे संबंध है वो तो आप इन फोटोज में देख ही सकते हैं। भाई जब तुम्हें सौरव दास से, सीजेपी से, अभिजीत दीपके से, इनसे अंत में बातचीत करनी ही थी, तो जब अन्नामलाई जैसे लोग और बहुत से लोग ये बात बोल रहे थे कि पहले ही छात्रों से बात कर लो, तो तुम उन्हें एजेंट बता दे रहे थे। क्यों तुमने दिल्ली में इतना बवाल होने दिया? क्यों तुमने ये अभिजीत दीपके को देशद्रोही है, ये फॉरेन फंडिंग से आया है, ये विदेशी फंडिंग से आया है, ये सब करने में लगे हुए थे? अब भी लगे हुए हैं। कई तो सीजेपी ने पटक के पेल दिया है और अब भी उन्हें झाटू सिद्ध करने में लगे हुए हैं इनके पार्टी के छोड़े हुए कई छर्रे। रोज ये जहर फैला रहे हैं बेमतलब का कि देखो देखो ये दीपके ये है, दीपके वो है। अरे भाई वो कुछ भी सही, उसने तुम्हें पटक के सूत दिया, ये सत्य है और ये सत्य कहीं नहीं जाने वाला। अब आप पूरी सिचुएशन समझिए कि भाजपा का कोई नेता कोई काम करे या भाजपा कोई काम करती है तो वही काम पुण्य हो जाता है, देश प्रेम हो जाता है, धर्म का कार्य हो जाता है। लेकिन वही काम कोई और करे, कोई और पार्टी करे, या भाजपा से ही कोई निकला हुआ नेता करे, या कोई रैंडम इंसान करे, तो वो विदेशी एजेंट हो जाता है, सोरोस सीआईए का दलाल हो जाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल अन्नामलाई ने दे दिया, पीयूष गोयल का ये ऑक्सफोर्ड वाला, और ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। इनके आईटी सेल ये झंडू रोज अपनी बेइज्जती करवाते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे करके। अभिजीत दीपके को गाली दो, क्यों दो भाई? क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है। मोदी जी क्या है भाई? मोदी जी क्या है? मोदी जी नहीं है क्या अम्बेडकरवादी? और भाजपा में कौन अम्बेडकरवादी नहीं है? ये लोग आरक्षण के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते सीजेपी वाले, तो बीजेपी में कौन बोलता है? या कौन सी एक पार्टी बोलती है? बीजेपी के एक नेता का नाम बता दो जो आरक्षण के अगेंस्ट बोलता हो। ये दूसरी पार्टियां जो है ना, ये मजहबी तुष्टीकरण करती हैं। तो भाजपा क्या करती है भाई? वो 2-2 सिलेंडर ईद पे, मुहर्रम पे कौन बांट रहा था? कौन ये यूपीएससी के लिए कोचिंग कराता था? ये क्या है? ये भी तो मजहबी तुष्टीकरण ही है। ये लोग विदेशी यूनिवर्सिटीज की चाट रहे हैं, सारी पार्टियों वाले, ये सब विदेशी एजेंट हैं, ये सब सोरोस के एजेंट हैं। तो भाई तुम्हारे नेताओं के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? वो भी विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। निशिकांत दुबे से लेकर के पीयूष गोयल तक, जयशंकर जी, इन सब के बच्चे कहां सेट हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटीज पे पढ़ रहे हैं। कईयों के पास तो बाहर की नागरिकता भी है। हरदीप पुरी की बेटी उसी सोरोस की कंपनी से कैसे इन्वॉल्व है, ये आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। पैटर्न समझिए, हम करें तो सब ठीक, दूसरे वाला करे तो कैरेक्टर ढीला है। यहां पे थोड़ा सा उल्टा है। और यही बात अन्नामलाई ने अपने इस इंटरव्यू में कही थी। और भी कई उन्होंने मुद्दे छेड़े थे, कई लॉजिकल बातें भी उन्होंने कही थी कि भाजपा के जो डिसीजन है वो ज्यादातर दिल्ली सेंट्रिक हो गए हैं। Right now the decisions are becoming Delhi centric, so it is very unfortunate that has to change, and genuinely they have to empower state level leaders to make action. दिल्ली से सरकार चलती है सब राज्यों की, और ये तो हमने भी कई बार देखा है। अधिकतर सीएम रबर स्टैंप सीएम कहे जाते हैं। कई राज्यों के, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हो। स्टेट लेवल लीडर्स को पावरफुल करने की बजाय पावरलेस कर दिया गया है, कमजोर किया जा रहा है। क्यों किया जाता है? अब हो सकता है सत्ता में बैठे हुए या टॉप पर बैठे हुए कुछ लोग बहुत इनसिक्योर हों, जो कि साफ दिखता है। एक और बात कही अन्नामलाई ने कि गुजरात सेंट्रिक मॉडल ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट, Gujarat centric model of Delhi development has to change a bit. You cannot have this Gujarat model of all India development. That has to break. People are watching. उसके अन्नामलाई ने कई एग्जाम्पल दिए। उससे इतर आपने भी सुने होंगे, अयोध्या में, बनारस में कई ग्राउंड रिपोर्ट्स थी जहां पे लोग कह रहे थे, लोगों की शिकायत थी कि यार लोकल बिजनेसेस जो हैं, लोकल ठेकेदार जो हैं, उनको इग्नोर किया जाता है और बाहर के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत लेवल पे गलत है। हर चीज को आप किसी भी एक राज्य पे सेंट्रिक नहीं कर सकते। बाकी देश भी है और देश देख रहा है, और ये बहुत नेगेटिव मैसेज भेजता है। एक और फैक्ट है, ये बोलने वाले अन्नामलाई अकेले नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी कई जगह बिहार इलेक्शन के समय भी और अभी भी बंकीपुर के अपने इलेक्शन के समय भी ये पॉइंट रखा था। मोदी जी को गुजरात के सीएम मोड से बाहर आना होगा, और अगर आप नहीं आते हो तो वो नेगेटिव मैसेज भेजेगा। धीरे धीरे ये चीज जो कानाफूसी है वो ग्रैंड रूप लेगी, जब 1, 2, 4 जगह ये चीज अलग अलग लोगों से दिखने लगेगी। अब प्रशांत किशोर और अन्नामलाई में भाई क्या लेना देना, कितनी दूर मतलब स्टेट है, दोनों की आइडियोलॉजी काइंड ऑफ डिफरेंट है, लेकिन बात दोनों कॉमन कह रहे हैं। तो वही बात है ना कि आग है तो चिंगारी तो होगी। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए। हरियाणा के लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के गुजरात जाने पर विरोध जताया था। वहां के लोकल लीडर्स ने, कई अपोजिशन पार्टीज के थे और कई न्यूट्रल लोग भी थे, जिन्होंने कहा था कि भाई जब
मेडल यहां से आते हैं। और बात केवल मेडल की नहीं है, जब खेल की पूरी भावना इधर है, और वो है भी थोड़ा सा हरियाणा रीजन में खासकर है, पंजाब में भी है, तो उनको थोड़ा सा ये विरोध लगा था। और मैं इससे कहीं ना कहीं रिलेट करता हूं, क्योंकि इससे एक अलगाव का भाव बड़ा हो जाता है लोगों में। ऐसा लगता है कि हमारा नेता, टॉप पर बैठा नेता बायस है। ये पार्टी का काम है कि लोगों की इस सोच को सुधारे और सुधारने के लिए कार्य करे। देश का भी सोचो भाई। अब इन चीजों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। आप भी अलग अलग राज्यों में रहते हैं। ये सब बातें सच भी हो सकती हैं, थोड़ी सच्चाई होगी, थोड़ा झूठ होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लॉजिकल, दे साउंड लॉजिकल। अब चाहे अन्नामलई हो या शहजाद पूनावाला, इन्होंने भी हाल ही में पार्टी से रिजाइन दिया है। शहजाद से वैचारिक लेवल पे कई मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन यह बात माननी होगी कि वो एक बढ़िया वक्ता है, पॉइंट्स बना करके लाते हैं, पढ़ करके बोलते हैं। कई भाजपा प्रवक्ताओं की तरह नहीं है कुछ भी बड़बड़ा दिया, आंखों से लेजर निकल गए। और पार्टी छोड़ने के बाद भी उन्होंने कई जो पॉइंट्स रखे सच हैं। कई डिसीजंस धेले भर के नहीं है पार्टी के। आम आदमी से केवल टैक्स चूसने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। फैसिलिटीज के नाम पर कुछ नहीं है, योजनाओं के नाम पर आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बीपीएल को फ्रीबीज है, वो भी किस लिए दी जाती हैं? चुनाव जीतने के लिए दी जाती हैं। पता नहीं शहजाद हो या अन्नामलई हो, कल कोई लोग वापस बीजेपी जाएंगे या ना भी जाएं, लेकिन उन्होंने काफी ऐसी बातें सामने रख दी हैं जो आम लोग, हम जैसे लोग या नॉर्मल न्यूट्रल लोग काफी समय से कह रहे थे, और जो जरूरी मुद्दे हैं। वही बात है कि आम आदमी कुछ बोलता है, इन्फ्लुएंसर बोलता है, यूट्यूबर बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है, विदेशी एजेंट हो जाता है। वो टैग तो खैर ये अपने पुराने लोगों को भी लगा दे रहे हैं कि अन्नामलई 6-8 महीनों में विदेशी एजेंट घोषित कर दिए गए थे। अब आप मुझे बता दीजिएगा, क्या लगता है शहजाद पूनावाला कितने समय में जिहादी, पाकिस्तानी, आतंकी टाइप टैग लगाए जा सकते हैं? कमेंट्स में बता दीजिएगा। अंत में एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, पुलकित त्यागी सिनेमा नया चैनल जो है उसको नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और चैनल के साथ मैंने टैग भी कर दिया है। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ वो चैनल साझा करें। जल्द ही 1-2 दिन में उस पर नया कंटेंट डलेगा। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।